Hello everyone, a very warm welcome to our YouTube channel Daily PIB. Today our first topic is ABDM microsite. ABDM microsite क्या है? पहले हम जानते हैं ABDM क्या है. तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो ABDM है हमारा वो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है. तो इसको जो बेसिकली है तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, ठीक है, उसने ये अनाउंस किया कि वो 100 माइक्रोसाइट जो प्रोजेक्ट हैं वो स्टार्ट करने की बात कही गई है, ताकि जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है, ये मिशन जो हमारा है ना, इसके तहत इसको अडॉप्ट करने के लिए, इसके बेहतर ग्रोथ के लिए, तो इस माइक्रोसाइट्स जो प्रोजेक्ट हैं उसको अनाउंस किया गया बेसिकली. ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जो आपका मिज़ोरम है ना, मिज़ोरम ये आपका फर्स्ट स्टेट बन चुका है टू ऑपरेशनलाइज एंड ABDM माइक्रोसाइट इन इट्स कैपिटल सिटी आइजॉल. माइक्रोसाइट के बारे में और डिटेल में जानेंगे, लेकिन ठीक है, पहले ये जान लेते हैं कि जो मिज़ोरम है ना, ये पहला स्टेट बन चुका है जो माइक्रोसाइट जो प्रोजेक्ट है ना, इसको स्टार्ट करने वाला. ठीक है, अब देखिए माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे. बेसिकली जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वगैरह होंगी, जिसमें कि आपका प्राइवेट क्लिनिक से लेके स्मॉल हॉस्पिटल और लैब से लेकर के सारी चीज़ों को शामिल किया जाएगा. ठीक है, इसको उसमें जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत इन सबको कवर किया जाएगा. जो पेशेंट्स होंगे ना, उनको सभी तरह की डिजिटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी. डिजिटल हेल्थ सर्विसेज यानी कि पेशेंट को किसी भी तरह की अगर हेल्प चाहिए, तो अगर वो मतलब डॉक्टर के रीच में नहीं है, तो भी डिजिटली उनकी हेल्प की जाए, उनको कनेक्ट किया जाए. देखिए कोई भी स्कीम लॉन्च होती है ना, तो उसमें सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आता है वो होता है स्कीम को लोगों तक अवेयरनेस फैलाना, ताकि स्कीम के, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी स्कीम्स हैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो इस स्कीम के असली हकदार हैं, उन तक पहुंच ही नहीं पाती. तो बेसिकली इस स्कीम के तहत वो चीज़ें भी, अवेयरनेस की चीज़ों को भी शामिल किया गया है. ठीक है, जो ABDM माइक्रोसाइट्स है, इसका अपना पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन्स होगा. जो आउटरीच एफ़र्ट्स मतलब वहाँ पे फोकस करेगा जहाँ पे लोगों की पहुँच, जो एफ़र्ट्स नहीं लगा पाते हैं लोग, तो उनको एफ़र्ट्स प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि टू रीच टू द आउटरीच पीपल. ठीक है, इसमें जो है जो भी स्मॉल और मीडियम स्केल प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनके हेल्प के द्वारा वहाँ तक पहुँचने में ये उनकी सहायता लेगा बेसिकली. ठीक है, ये जो माइक्रोसाइट्स होंगे ना, ये जो है आपका, इनको जो इम्प्लीमेंट करी जाएगी, वो आपका स्टेट मिशन के जो डायरेक्टर्स होंगे, जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के जो स्टेट मिशन डायरेक्टर्स होंगे, वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. लेकिन जितनी भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज या ओवरऑल गाइडेंस होगा ना, वो आपका NHA करेगा, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन, हेल्थ अथॉरिटी. ठीक है, कह रहा है कि जो इंटरफेसिंग एजेंसी होगी इस प्रोग्राम की, उसकी एक ऑन ग्राउंड टीम होगी. ठीक है, तो उस ऑन ग्राउंड टीम का काम क्या होगा ना, कि वो उन सभी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स तक उस एरिया में पहुंचाना जहाँ पे इसकी नीड होगी. और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि अभी जो अवेयरनेस फैलाना इनका मेन काम होगा, ताकि जो ABDM की जो बेनिफिट्स हैं ना, वो सभी लोगों तक, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक पहुंच सके. जो कोर रजिस्ट्रीज़ वगैरह हैं इस मिशन के तहत, उनको प्रमोट किया जाएगा, ताकि वो ABDM के जो यूजेस है ना, उसको बहुत ब्रॉड कर सके. ठीक है, ये उनको सभी तरह के डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि रेगुलर जो क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन हो रही है ना उनकी, उसको देखा जा सके. ओके, नेक्स्ट है पेशेंट विल बी एबल टू लिंक द हेल्थ रिकॉर्ड जनरेटेड एट दीज फैसिलिटीज़ विद देयर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट. जो उनका हेल्थ अकाउंट होगा ना, वो इन सभी जो फैसिलिटीज़ होगी उसको लिंक कर सकता है, ताकि जो ये रिकॉर्ड्स होंगे उसको बाद में भी व्यू किया जाए, उसको शेयर किया जाए, ताकि जो हर पेशेंट का अपना, उनके जो एप्लीकेशंस होगी उनके फ़ोन में, उसके तहत वो अपने हेल्थ रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं, और बाद में भी फर्दर यूज़ के लिए वो उसको देख सकते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी इनिशिएटिव टू प्रमोट रेल शी रेल ट्रांसपोर्टेशन फॉर एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ डोमेस्टिक कोल. मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है ना, उसने एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया है, ताकि वो रेल को प्रमोट कर सके. मतलब जिसका एम क्या होगा कि रेल को सी से, और सी को अगेन रेल से इंटीग्रेट करके, और जो ट्रांसपोर्टेशन के जो इफेक्टिव, जो उनका एफिशिएंट मूवमेंट है ना, उसमें ईज़ लाए, ताकि जो डोमेस्टिक कोल है ना, उसको हम आसानी से ट्रांसफ़र कर सकें. ठीक है, कह रहा है दिस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अलाउ फॉर द सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल फ्रॉम माइन टू पोर्ट एंड देन टू एंड यूजर्स. ओके,
रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, जो भी लॉजिस्टिक कॉस्ट है, एफिशिएंसी, उसको मेंटेन करेंगे, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो अननेसेसरी जो कॉस्ट है ना वो बच जाएगा इससे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ना कि जो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर जो 2023 है ना, इसमें जो मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जैसे कि उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, झारखंड हो गया, और फिर जो भी कुछ मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट हैं, ये लगभग 75% जो डोमेस्टिक रॉ कोल डिस्पैच होना है ना, तो इनको अकाउंटेबल बनाया जाएगा फॉर अराउंड 75%, ठीक है। कह रहा है कि अभी तत्काल में अगर देखा जाए तो जो हमारा रेलवे है ना, ये लगभग 55% रेलवे जो है ये कोल्ड इवैक्यूएशन के लिए 55% जो कोल का इवैक्यूएशन है वो रेलवे रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जिसकी टारगेट जो अभी रखी गई है ना उसे 75% बढ़ाए जाने, यानी कि लगभग 25%, 55 से इसको 75% तक ले जाने का लक्ष्य रखा जा रहा है। क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है ना वो बहुत एम्फेसाइज़ कर रही है कि जो भी कोल की जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी नीड है, कोल इवैक्यूएशन को एनहेंस किया जाए, ताकि जो अल्टरनेट रूट है कोल इवैक्यूएशन का उसको बनाया जाए, ताकि जो हम कंजेशन की प्रॉब्लम देखते हैं ना कोल इवैक्यूएशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन में, उसको कम किया जाए। उसके लिए ही आपका या तो आरएस यानी कि रेलवे सी या फिर रेलवे सी रेल मोड के तहत इसको फाइनेंशियल ईयर 30 तक किए जाने का प्रावधान है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ये जो स्ट्रेटजी की लाने की बात की जा रही है, यानी कि रेल सी रेल ये जो है आरएसआर, इसके कह रहा है कि काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। पहला कह रहा है कि सबसे पहले ये कंजेशन की प्रॉब्लम को कम करेगा, ठीक है। जो भी रेल रूट होंगी वो क्या होगा, उनको एक एडिशनल अल्टरनेटिव प्रोवाइड करने से जो इवैक्यूएशन की जो प्रॉब्लम आ रही थी उसे कम करेगा, ठीक है। दूसरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिलेगा, क्योंकि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है जो एक्सपोर्ट्स की जो भी यूटिलाइजेशन होगी उसको मेंटेन करेगा फॉर फ्यूचर, एंड इट विल हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स, ओके। कह रहा है आरएसआर जो है यानी कि रेल सी रेल जो है हमारा ना, ये इसकी जो कार्बन फुटप्रिंट के मामले में भी अगर कंपेयर किया जाए हमारे प्रीवियस मेथड से, तो वो कार्बन फुटप्रिंट भी इसका काफ़ी कम है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है नेशनल जुडिशल डेटा ग्रिड, अ डेटा बेस ऑफ ऑर्डर्स, जजमेंट एंड केस डिटेल क्रिएट एज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अंडर द ई कोर्ट प्रोजेक्ट। जो हमारा हेडिंग है ना, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं कि नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड एक्चुअली में क्या है। तो ये एक ऑर्डर्स का एक ऐसा डेटाबेस है, ठीक है, जिसमें जजमेंट और जो केस डिटेल्स वगैरह होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट पे बेस्ड होते हैं। तो लगभग कह रहा है कि जो जजमेंट एंड केस डिटेल्स ऑफ 18,735 डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड हाई कोर्ट क्रिएटेड एज एन आउटलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। हम इस समय ई कोर्ट जो प्रोजेक्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा हमें सुनने में आ रहा होगा, आप न्यूज़ में भी काफ़ी ये सुन रहे होंगे। तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपके ई कोर्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डेटा इज़ अपडेटेड ऑन अ नियर रियल टाइम बेसिस बाय द कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कोर्ट्स, ठीक है। जो भी नियर बाई डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे कनेक्ट करके या फिर जो आपको तालुका कोर्ट्स वगैरह हैं उनको कनेक्ट करके जो डेटा वगैरह उसको अपडेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इट प्रोवाइड डेटा रिलेटिंग टू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और डिसीजंस ऑफ ऑल कंप्यूटराइज्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। All high court have also joined the National Judicial Data Grid through web services providing easy access facility to the litigant public। देखिए बेसिकली क्या है ना कि इसका भी एम क्या है कि टू रीचिंग द अनरीच, इसका मोटो भी यही है। आप अक्सर न्यूज़ में इसको हम देख भी रहे हैं। तो वहाँ तक पहुँच बनाना जहाँ तक लोगों को अगर प्रॉपर जो जजमेंट वगैरह की फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल है तो वहाँ तक इसकी फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करना। तो इसमें बेसिकली कह रहा है कि जितने भी हाई कोर्ट्स हैं ना वो भी जो आपका NJDG है ना उसको ज्वाइन कर लिए हैं, ठीक है। किसके थ्रू वेब सर्विसेज जो भी है उसके थ्रू, ताकि जो पब्लिक है ना उसको इजी एक्सेस फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट कह रहा है थ्रू द ई कोर्ट सर्विसेज प्लेटफॉर्म यूजिंग इलास्टिक सर्च टेक्नोलॉजी करेंटली लिटिगेंट्स कैन एक्सेस इज केस स्टेटस इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवर 23.58 करोड़ केसेस। हम जानते हैं कि हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग केसेस चल रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये उसको ध्यान में रखते हुए ही इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि लगभग जो 23.58 करोड़
केसेस हैं और उससे ज़्यादा लगभग 22 करोड़ जो ऑर्डर या जजमेंट जो हैं इसके तहत, कंप्यूटराइज्ड कोर्ट के तहत। तो इस ई कोर्ट सर्विसेज प्लेटफॉर्म के तहत क्या होगा कि इलास्टिक सर्च टेक्नोलॉजी को ये यूज़ करते हुए जितने भी हमारे लिटिगेंट्स हैं ना, वो अपने केस स्टेटस की इन्फॉर्मेशन लगभग चेक कर सकते हैं। यानी कि लगभग 23 साढ़े 23 करोड़ के जो केसेस हैं ना, उसका जो ई कोर्ट सर्विसेज के थ्रू अपने केस का स्टेटस वगैरह सब कुछ जान सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है ना कि जो भी एनजेडीजी के तहत जो भी आपके केस होंगे ना, उस केस डेटा तो अवेलेबल होगा ही, साथ ही ये ड्रिल डाउन एनालिसिस पे बेस्ड इसका वर्क फंक्शन होगा ना, वो ड्रिल डाउन एनालिसिस पे काम करेगा, ताकि जो भी आप अपने सिविल केसेस तो देख ही सकते हो, साथ ही साथ जितने क्रिमिनल केसेस हैं ना, आप वहाँ पे आराम से देख सकते हो। और साथ ही साथ आप उस केस जो भी एज वगैरह के साथ साथ जो भी आपका उस पर्टिकुलर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के तहत वो केस आएगा, आप उसको देख सकते हो। ठीक, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो आपका एनजेडीजी यानी कि नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रेड है, ये एक मॉनिटरिंग टूल की तरह काम करेगा, ताकि जो पेंडिंग केसेस है ना, उसको आइडेंटिफाई करे, मैनेज करे और जो उनकी पेंडेंसी है ना, उसको रिड्यूस करे। ओके, ये साथ ही साथ ये हेल्प करेगा, जो भी टाइमली इनपुट्स वगैरह प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, ताकि जो भी पॉलिसी डिसीजंस होंगे ना, उसमें जो डिलेज़ वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, हम सभी ने सुना होगा कि जस्टिस डिले इज़ जस्टिस डिनाइल। तो ये उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि जो जस्टिस जो डिले हो रही है ना, उसको उसको कम करेगा, जो केसेस को है उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज किया जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, और जिससे केस पेंडेंसी में भी काफ़ी कमी आएगी। ठीक है, ये उसके साथ साथ ये फैसिलिटेट करेगा बेटर मॉनिटरिंग ऑफ कोर्ट परफॉर्मेंस, और एक सिस्टमेटिक जो अप्रोच के साथ इसको फॉलो किया जाएगा, ताकि जो एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट टूल को यूज़ किया जा सके और केस की जो पेंडेंसी है उसको कम किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि जो भी आपके लैंड डिस्प्यूट्स हो गए या लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड जो भी केसेस होंगे, हमारे 26 जो राज्य हैं उनको भी इससे लिंक कर दिया गया है, ताकि जो लैंड डिस्प्यूट या लैंड रिकॉर्ड के तहत जो केसेस हैं उसको भी ट्रैक किया जा सके। ठीक है, 2018 में जो वर्ल्ड बैंक है वो इस नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रेड को काफ़ी अप्रिशिएशन मिला था वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, डैट इट मेड पॉसिबल टू जनरेट केस मैनेजमेंट रिपोर्ट देयर बाय मेकिंग इट ईजियर टू एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, इट कॉन्सोनेंस विद द नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी। नेशनल डेटा शेयरिंग और एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी से भी ये कनेक्ट करेगा। ठीक है, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो भी आपका ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी कि API, ठीक है, हैज़ बिन प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू अलाउ ईजी एक्सेस टू द NJDG डेटा यूजिंग ए डिपार्टमेंटल ID एंड एक्सेस की। उनकी एक डिपार्टमेंटल ID और एक्सेस की प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो वहाँ पे उनका जो NJDG पे ईजी एक्सेस है उसको वो एक्सेस कर लें। ठीक है, कह रहा है दिस विल अलाउ द इंस्टीट्यूशनल लिटिगेंट्स टू एक्सेस द, वही सेम चीज़ है कि जो लिटिगेंट्स होंगे ना, उनको आसानी से वो अपने केस डेटा वगैरह को देख सकते हैं और उन इवैल्यूएशन और जो भी मॉनिटरिंग पर्पस के लिए वो अपने केसेस को मॉनिटर कर सकते हैं, फिर उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। कह रहा है इट इज़ प्रपोज टू एक्सपेंड द फैसिलिटी टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लिटिगेंट्स एज वेल एज इन फ्यूचर। प्रपोज किया जा रहा है कि इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं ना, उसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए। ओके, बस जितना खास था मैंने आपको बता दिया। अगली न्यूज़ है हमारी खनन प्रहरी मोबाइल ऐप एंड MS वेब पोर्टल। देखिए, खनन प्रहरी जो है ये पिछले भी कुछ न्यूज़ में रिपीट किया गया था। खनन प्रहरी जो है वो नाम से ही आपको पता चला कि ये मोबाइल ऐप ऑफ कोर्स माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आइए इसको आगे देखते हैं। इस जो मोबाइल ऐप खनन प्रहरी है ना, ये सिटीजन्स को क्या अलाउ करेगा कि अगर आपके एरिया में इलीगल, यदि यहाँ पे कोल माइनिंग को स्पेसिफाई किया गया है कि जो भी इलीगल कोल माइनिंग हो रही है थ्रू जियो टैग फोटोग्राफ्स या फिर टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन से, ये सिटीजन्स को उससे रिपोर्ट करने की परमिशन देता है। ठीक है, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेप होगा जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कोल की तरफ से टुवर्ड कर्बिंग इलीगल कोल माइनिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, जो भी इलीगल कोल माइनिंग एक्टिविटीज़ है ना, उसको रोकने के लिए तो जो खनन प्रहरी मोबाइल ऐप है, बेसिकली ये इलीगल जो कोल माइनिंग है उसको जियो टैगिंग और फोटोग्राफ। जियो टैगिंग क्या होती है मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से बताया था कि
ठीक है। अगर आपको याद होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करें, अगर आपको नहीं याद होगा तो आप वो भी टाइप करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। द करस्पॉन्डिंग वेब पोर्टल कॉल्ड एज कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम, बेसिकली CMS MS यही है कि कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये इसका एक करस्पॉन्डिंग वेब पोर्टल होगा, ठीक है। इसको भी इसे एसोसिएशन के साथ जो भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, जो आपका गांधीनगर में है, और जो आपका CMPDI रांची में है, इन दो इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के इस वेब पोर्टल को बेसिकली लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। कह रहा है इलीगल कोल माइनिंग पोजेज अ थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। थ्रेट है ये एक एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि इलीगल माइनिंग से जो हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान है, क्योंकि लाइफ्स जो होती हैं ना इलीगल माइनिंग में जो इन्वॉल्व होती हैं, वो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती हैं। जो हमारे कंट्री की जो इकॉनमी वगैरह है वो भी काफ़ी हद तक इससे इफ़ेक्ट होती है। ओके, गवर्नमेंट जो है वो एम कर रही है कि जो भी है वो ट्रांसपेरेंट एक्शन ले इलीगल माइनिंग के लिए, ताकि वो एक एग्जांपल सेट हो सके दूसरों के लिए, ताकि दूसरे भी हैं अगर वो इलीगल माइनिंग को देखते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो उन्हें किस तरह से सज़ा मिलेगी, वो उससे देख के रिपोर्ट करने वाले को प्राइस वगैरह दिया जाए, और जो माइनिंग कर रहे हैं उनको पनिशमेंट दिया जाए, ताकि ये एक एग्जांपल सेट हो सके और लोगों की मदद से सरकार इलीगल माइनिंग को रोक सके। बेसिकली यही इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। कुछ और ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ की फीचर्स हैं इस मोबाइल ऐप के, उसे देख लेते हैं। पहला है कि रिपोर्टिंग इंसिडेंट, यूज़र्स जो होंगे वो आसानी से इस इंसिडेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं, इलीगल माइनिंग को, फोटोग्राफ वगैरह ले करके, और जो भी उस इंसिडेंट से जुड़े हुए कुछ कमेंट्स हैं उनको ले करके, ठीक है। ये जो ऐप होगी ना, ये जियो टैगिंग को अलाउ करेगी, फोटोग्राफ्स वगैरह को, ठीक है। जो भी GPS लोकेशन फीचर्स वगैरह इसमें एनेबल्ड होगा, ताकि लोग जो है ना वो इसको आसानी से रिपोर्ट कर सकें। उसके बाद एक कॉन्फिडेंशियलिटी होगी, ताकि जो यूज़र्स की आइडेंटिटी है ना उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, ताकि उनकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है उसको निभाया जा सके अच्छे से, क्योंकि उनको भी तो खतरा होगा ना कि हम अगर रिपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम ना हो आगे चल के, कहीं जो खनन माफिया वगैरह जो है वो कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो इसको ध्यान में रखते हुए उनकी जो पहचान है उसको काफ़ी हद तक गुप्त रखा जाएगा। उसके बाद है कंप्लेंट ट्रैकिंग। इस ऐप के थ्रू एक जो कंप्लेंट होगी ना उसको एक कंप्लेंट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे वो अपने स्टेटस को, अपने कंप्लेंट स्टेटस को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं थ्रू खनन प्रहरी मोबाइल ऐप। तो आपको याद रखना है, खनन प्रहरी जो मोबाइल ऐप है डेट इज़ फॉर इलीगल कोल माइनिंग। नेक्स्ट न्यूज़ है इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स। इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स को जानने से पहले हमें जानना होगा कि श्योरिटी बॉन्ड्स एक्चुअली में क्या होते हैं। तो श्योरिटी बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम श्योरिटी बॉन्ड्स को समझते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स कि मुझे एक घर बनाना है, ठीक है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं अपने घर बनवाने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को कांटेक्ट की, ठीक है। अब इस कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि ठीक है भाई चलो मैं आपका घर बना देता हूँ, लेकिन मैंने इसको बोला कि इसकी क्या गारंटी है कि आप जो मेरा घर बनाओगे वो बाद में कुछ नुकसान हुआ अगर तो आप उसकी भरपाई करोगे। तो ये क्या करता है, ये इसके हम एक थर्ड पार्टी को पकड़ते हैं, ठीक है, कि आप भाई श्योरिटी लो कि अगर ये हमारा घर बनता है तो इसके कोई नुकसान होगा तो इसकी भरपाई आप करोगे, ठीक है। तो ये कहता है ठीक है जी, कुछ ये पैसे की डिमांड करता है कि आप मुझे इतने पैसे दे दो, और हम आपके घर की, अगर आपके घर को कोई नुकसान करता है तो उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो बेसिकली श्योरिटी जो बॉन्ड्स होते हैं वो यही होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, श्योरिटी बॉन्ड्स और बैंक इंश्योरेंस या बैंक गारंटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इसको जो बैंक वाली जो इंश्योरेंस या श्योरिटी है वो आपकी RBI लॉन्च करती है, और जो श्योरिटी बॉन्ड्स है आपका वो आपको इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च करती है, ठीक है। तो ये था श्योरिटी बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स जो होती है एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। वो एक तरीके से श्योरिटी का काम करती हैं, ताकि जो भी फाइनेंशियल गारंटी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को वो प्रोवाइड करता है, ताकि जो भी ऑब्लिगेशंस वगैरह जो एग्री टर्म्स हैं उनके बिहाफ पे काम किया जाए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में समझाया, ठीक है। केरल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड EBG एंड इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स एट पार विथ BGs एंड फॉर ऑल गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स। कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके इस इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स जो है वो BGs के साथ मिलके बना रही हैं।
Okay, the global surety insurance market size is approximately $29.5 billion without India participation. जो global surety insurance market size है ना, वो लगभग 29.5 बिलियन यूएस डॉलर है विदाउट इंडिया पार्टिसिपेशन। कह रहा NHAI जो है ना, उसने अर्ज किया है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ना, वो क्या करें कि इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स को एनालाइज करें एज एन एडिशनल मोड ऑफ सबमिटिंग बिड सिक्योरिटी। ठीक है, बिड सिक्योरिटी एंड ऑल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट्स द इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स व्हेन इशूड would be cost effective and provide adequate security for NHAI project। कमेंट सेक्शन में आप मुझे NHAI का फुल फॉर्म टाइप करके बताएंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, कह रहा है कि हमारे जो प्यारी इंडिया है, हमारा जो प्यारा भारत है ना, इसे कह रहा है कि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले समय में जो इंडिया है वो दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन मार्केट बनने वाला है, क्योंकि जो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है ना, ये अकेले लगभग 2.70 लाख करोड़ का जो बैंक गारंटी है ना, वो अकेले इंडिया का एस्टिमेशन है 2023 का। ठीक है, जिसे आने वाले समय में ऐसा अनुमानित किया जा रहा है कि जो लगभग 6 से 8% हर साल बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, ऐसे में क्या है कि जो श्योरिटी बॉन्ड्स है ना, वो एक वाइबल ऑप्शंस की तरह काम करेंगे टू बैंक गारंटीज एंड ऑफर लॉन्गर मैच्योरिटी टर्म्स देन द ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रोडक्ट। जो ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रोडक्ट थे ना, उससे अगर तुलना की जाए तो जो श्योरिटी बॉन्ड्स हैं वो एक लॉन्ग रन में ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होंगे। ठीक है, कह रहा है श्योरिटी बॉन्ड्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वेज टू फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी ऑप्शंस एंड कुड प्रोवाइड एन एस्टिमेटेड कैपिटल रिलीफ ऑफ ₹50,000 करोड़ फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। श्योरिटी बॉन्ड्स जो हैं इसे ऐसा माना जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव वेज होगा, ताकि जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, सिक्योरिटी ऑप्शंस हैं उसके लिए। ठीक है, और जिसे लगभग जो कैपिटल रिलीफ है वो एस्टिमेशन लगभग उसका 50,000 करोड़ माना जा रहा है। ओके, तो ये था श्योरिटी बॉन्ड्स के बारे में, इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट अंबर। अगर आपको ये जो हमारी PDF चाहिए ना, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप @DailyPIB सर्च करके वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये सारी PDF अवेल कर सकते हो। ठीक है, जो हम डालते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा वीडियो रेगुलर नहीं हो पाता है, थोड़ा सा मेरा शेड्यूल बिजी जा रहा होता है आजकल। तो मतलब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं टाइमली वो जो हमारी PIB उसको कंटिन्यू कर सकूँ। ठीक है, बढ़ते आगे की न्यूज़ की तरफ है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोजेक्ट अंबर। इसे जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ने जो जनरेशन इंडिया फाउंडेशन है GIF और अमेज़न वेब सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन करके इसे स्टार्ट किया है। ठीक है, ये बेसिकली क्या करेगी कि क्लाउड स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी 1500 लर्नर्स को, और उनको साथ में जो हमारा प्रोजेक्ट अंबर है उसके तहत उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये जो इनिशिएटिव्स हैं ना, उसे संकल्प प्रोग्राम के तहत इसको अंडरटेक किया जाएगा, जो कि आपका MSDE का ही एक प्रोग्राम है, जिसे वुमेन की जेंडर डाइवर्सिफिकेशन को इम्प्रूव करते हुए उनको टेक इंडस्ट्री और अंडर प्रिविलेज्ड जो ग्रुप्स हैं उनको खास करके उनमें सुधार लाया जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट जैसे कि अंबर, जो कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जॉइंट इनिशिएटिव है। ठीक है, ये जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का ही एक मेजर प्रोग्राम है। ठीक है, और साथ ही कहा जा रहा है कि जो ये है इसे को फंडिंग किया जाएगा MSDE से। ठीक है, MSDE की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में टाइप करके आपको बताना है। ठीक है, अंडर द संकल्प प्रोग्राम एंड प्राइवेट फिलेंथ्रॉफी प्रोजेक्ट अंबर एम्स टू ट्रेन, जो इसका जो प्रोजेक्ट अंबर है ना, इसमें क्या किया जाएगा कि 30,000 यूथ को ट्रेन किया जाएगा, जिसमें लगभग 15,000 आपको वेमेन को रखने का इनका जो प्रावधान है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कोलैबोरेटिंग विथ AWS रीस्टार्ट इज़ क्रूशियल फॉर दोज इंडिविजुअल्स हु नीड क्लाउड कंप्यूटिंग स्किल्स
एंड टू ओपन अप मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वीमेन टू परस्यू टेक करियर्स। देखिए वीमेन जो होती हैं वो टेक करियर्स में हमारे कंट्री में आज भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, तो बेसिकली ये स्कीम के तहत जो टेक करियर्स है ना उसमें वीमेन को इनकरेज किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो टेक करियर्स को एज अ अपना करियर बना सकें। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़ इन एरियाज़ दैट आर इवॉल्विंग ड्यू टू डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस such as इंडस्ट्री 4.0 एंड वेब 3.0। इंडस्ट्री 4.0 एंड वेब 3.0 के बारे में आपको अपकमिंग वीडियो में डिटेल में बता दिया जाएगा। तो कह रहा है कि जो बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़ एरिया में है, जो डेमोग्राफिक हमारा ट्रांजिशन है, ठीक है, जो इसके तहत जो उभर रहा है, इसके तहत जो है कुछ ट्रांजिशन वगैरह लाने की बात कही गई है। ओके, कह रहा है आउटकम बेस्ड स्किल ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स। जो आउटकम बेस्ड स्किल ट्रेनिंग इनिशिएटिव जैसे कि आपका प्रोजेक्ट एम्बर हो गया, ये क्या करेगा, विल हेल्प टैप द एनॉर्मस पोटेंशियल ऑफ इंडियाज़ यूथ। ये क्या करेगा ना कि जो इनॉर्मस पोटेंशियल हमारे, हम जानते हैं कि इंडिया के जो यूथ है इसके पास बहुत पोटेंशियल है, तो उसको क्या करेगा, उसको बाहर लाने में प्रोजेक्ट एम्बर जो है वो हेल्प करेगा। ओके, प्रोजेक्ट नंबर को हम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले जो है इसमें हम ये देख लेते हैं कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की एक प्रोग्राम है जिसे जनरेशन इंडिया फाउंडेशन और जो आपका अमेजन वेब सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन दो जो है आपका इंस्टीट्यूट के साथ मिल करके इसको, इनके कोलैबोरेशन के साथ इसको लॉन्च किया गया। संकल्प के बारे में देखते हैं, संकल्प का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, संकल्प को जानने से पहले हम एम्बर की फुल फॉर्म, कि हमारा टॉपिक ही एम्बर है, हमारा प्रोजेक्ट एम्बर, तो एम्बर का फुल फॉर्म क्या है। एम्बर का फुल फॉर्म है एक्सेलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन। फिर से बोल रही हूँ, एक्सेलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन, ये है एम्बर। ठीक है, इसके तहत मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जैसे 15,000 युवाओं को लिया जाएगा। इसका जो मेन मोटिव है ना वो क्या है कि जो है नॉन टेक में जो विमेन जो हैं वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करना, और ये संकल्प प्रोग्राम का ही एक अंडरटेकिंग किया गया, इसको इनिशिएटिव जो है वो। ठीक है, उसका इसका जो की फोकस होगा वो विमेन की जेंडर जो है, विमेन को ध्यान में रखते हुए जेंडर डाइवर्सिफिकेशन है उसको इम्प्रूव किया जाए टेक इंडस्ट्री के क्षेत्र में, और जो भी अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप हैं उनको ध्यान में रखा जाए विमेन के साथ साथ। ठीक है, जो हमारा प्रोजेक्ट है एम्बर, ठीक है, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। ठीक है, जिसे जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है। ओके, इसको जो है ये MSDE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत ही को फंडिंग किया जाएगा अंडर संकल्प। कभी हम संकल्प प्रोग्राम के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट एम्बर जो है वो इंडिया में जो एनॉर्मस, जो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल छिपी हुई है बेसिकली, उसको बाहर लाना है। ठीक है, अब देखते हैं संकल्प प्रोग्राम के बारे में। संकल्प क्या है, बेसिकली संकल्प प्रोग्राम जो है इसे 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसे लगभग मार्च 2023 तक इसका जो इम्प्लीमेंटेशन टाइप है। ठीक है, संकल्प का फुल फॉर्म क्या है कि स्किल एक्वाजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस लाइवलीहुड प्रोग्राम। ठीक है, स्किल एक्वाजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस लाइवलीहुड प्रमोशन। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, स्किल एक्वाजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। ओके, तो ये था हमारा संकल्प प्रोग्राम। संकल्प प्रोग्राम जो है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा लगभग अराउंड $250 जो $1 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है जिसे वर्ल्ड बैंक फंडिंग करती है। तो ये था हमारा संकल्प प्रोग्राम के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दें। ठीक है, और PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप @daily पे मिल जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड जय हिंद।